मेरा नाम डॉक्टर विनीत महाजन है और मैं एक हार्ट सर्जन हूँ। रोज़ हम एक हार्ट के वैल्व का ऑपरेशन करते हैं। हार्ट का वैल्व का ऑपरेशन बहुत कॉमन है। तो इसमें हम एक मेटालिक वैल्व, एक प्रोस्थेटिक वैल्व होता है जो हार्ट में लगाते हैं। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके लिए जब पेशेंट के अंदर हार्ट का वैल्व लग जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए उसको खून पतला करने वाली दवाई, जिसको वारफरीन या एसीट्राम कहते हैं, वो खानी होती है। हर दिन शाम को 6 बजे ये दवाई लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग जब तक ज़िंदगी होती है, क्योंकि ये दवाई खाने से खून पतला रहता है और वैल्व का फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। बट इस दवाई खाने के लिए एक प्रिकॉशन है कि एक ब्लड का टेस्ट करना पड़ता है, जिसको PT-INR कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है और इसकी जो मात्रा है 3-3.5 के पास होनी चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर देता है, बट ये मरीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि ये टेस्ट करवाए और वारफरीन की जो मात्रा है या एसीट्राम दवाई की जो मात्रा है उसको इस तरीके से INR रखे कि 3-3.5 के पास रहे और गोलियों को, उसकी स्ट्रेंथ को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अगर वारफरीन की जो गोली को बढ़ाए, अगर उसकी INR की वैल्यू जो है वो कम होती है तो गोली को बढ़ाया जाता है, और अगर INR की वैल्यू ज़्यादा होती है तो गोली को कम किया जाता है। तो इसके लिए शुरू में ऑपरेशन के बाद 10 दिन में एक बार PT-INR का टेस्ट 3 महीने के लिए किया जाता है। उसके बाद जब ये स्टेबल होता रहता है तो हर महीने में एक बार PT-INR का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद काफ़ी स्टेबल होने के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में 3-3, 4-4 महीने में ये टेस्ट लाइफ लॉन्ग करना है और डॉक्टर की पूरी सुपरविजन में रहना है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको मरीज़ को ख्याल रखना है। ये दवाई खाने से मरीज़ का खून पतला हो जाता है और उसको ब्रश करते वक्त ब्रश में खून का स्टेन आ जाता है, जहाँ नोज़ से ब्लीडिंग होती है, जहाँ जगह जगह पे रेड कलर के स्पॉट आना चालू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि गोली की वैल्यू ज़्यादा हो गई है और INR ज़्यादा हो गया है। उसको डॉक्टर को आगे मिलना चाहिए सो दैट उसकी वैल्यू कम की जाए। और कभी कभी क्या होता है कि INR की वैल्यू कम होने से खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और वेल बंद होने का चांस होता है। तो बहुत सिचुएशन में डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रिकॉशंस होते हैं जो मरीज़ को अपनाने पड़ते हैं। कंटैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें इंजरी लगने का चांस होता है, जैसे क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या कहीं ऊपर से जंप करना है जिसमें इंजरी होती है, वो उसको प्रिवेंट किया जाए। और रूटीन स्पोर्ट्स जो कमरे में बैठ के खेली जाए वो खेला जा सकता है। और किसी भी किस्म की इंजरी, जैसे आप घर में सब्ज़ी काटते हैं तो चाकू की इंजरी लग सकती है जिससे ब्लड का ब्लीडिंग हो सकती है। जहाँ जो लोग खेतों में काम करते हैं तो वो नंगे पैर नहीं चलेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी किस्म की इंजरी को प्रिवेंट करना है सो दैट जो लोग इस दवाई पे हैं उनको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो। अब बात आ रही है खाने की चीज़ों की, तो सभी किस्म की चीज़ें खाई जा सकती हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेकिन जो हरे पत्ते की सब्जियाँ होती हैं, जैसे कैबेज, बंद गोभी, पालक, मेथी, साग, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसको कम खाया जाएगा। महीने में 2-3 बार खा सकते हैं पर डेली बेसिस पे, और ज़्यादा मात्रा में ये नहीं खा सकते क्योंकि इसमें विटामिन K होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन जो मार्केट में मिलते हैं जिसमें विटामिन K होती है उसको नहीं खाना है। उसके अलावा सारी की सारी सब्जियां वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन खाई जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस हैं, जैसे आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं या कोई भी एंडोस्कोपी प्रोसीजर या किसी भी और किस्म की सर्जरी और ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको आपके डॉक्टर को बताना है कि आप वारफरीन दवाई में वैल के कारण हैं, तो इसलिए वो उस दवाई को बंद करे और उसको आल्टर करे। उसके लिए डिफरेंट किस्म के रजीम्स होते हैं जो एक प्रैक्टिशनर ही आपको बता सकता है। इस दौरान अगर किसी भी पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को जो वारफरीन की दवाई पे है और वैल लगा हुआ है, उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि ये जो वारफरीन की दवाई है ये प्रेगनेंसी के कारण नुकसान दे सकती है। तो इसका एक तरीका है जो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। उसके अलावा आपको हर एक 6 महीने के बाद डेंटल सर्जन के पास जाके अपने दांतों का जांच करवाना है सो दैट दांतों में कोई इन्फेक्शन या केरीज नहीं हो, सो दैट उसको ट्रीट किया जाए और आने वाले टाइम पे वैल की इन्फेक्शन ना हो। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए लाइफ लॉन्ग के लिए, जब तक आप वारफरीन या एसीट्राम थेरेपी पे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और इनको अमल कर सकते हैं। थैंक यू। So the same instruction I am going to tell for the valve replacement patients in English for the people who are having a valve replaced in the heart and the people who are in
anticoagulation, acetram or warfarin therapy. So this is the therapy to be given lifelong to the patient who is on heart valve prosthesis. And during this therapy, one tablet of acetram or warfarin is to be taken every day in the evening at 6, and proper monitoring with the laboratory investigation known as PT-INR is to be done regularly, so that the value of the dosage of the warfarin or acetram to be kept in the target range in which that is being fixed by the doctor. So initially, immediately after the surgery, the frequent PT-INR reports are required after every 10 days, and later on the frequency of this repetition of that PT-INR goes to 1 month till 1 year of life, and in the second year of life patient can go for twice or thrice twice or thrice or 4 times in a year at the interval of 3 to 4 months, and till the level of this drugs with a particular dose of the drug and INR value is stabilized. So for this, proper instructions of a registered medical practitioner or a treating surgeon is required. And if there is a increase in the level of PT-INR, it will manifest in the form of bleeding, and patient will have a bleeding while brushing the teeth in the morning, or he will notice a small bleed in the stool or urine or in the sputum, and in that situation he should contact the doctor immediately. Sometimes there is a headaches and sensorium is lost and there is convulsions also. That is the sign of the bleeding inside the brain. So in that situation it should be immediately rushed to a doctor. And likewise, when the PT-INR becomes low, the valve is having a tendency to stop working because it is clotted or choked. So the symptoms of that are like tiredness and increase in the breathlessness. Patient is having a breathlessness, uneasiness, and the clicking sound of the valve which the patient is hearing for a long time is lost. So in that situation also he should report to the practitioner immediately, because both increase in the INR and decrease in the INR both are bad. And then coming to the dietary restriction, there is no much of dietary restriction except for the green leafy vegetables like palak, saag, spinach, broccoli, lettuce. All these things should be taken in less quantity, or one should not take all these green leafy vegetable on daily basis. So once or twice in a month is allowed. And there should be no smoking and no alcohol, because alcohol is known to have interactions with warfarin acetron tablets, and there will be problem for the people who are taking alcohol simultaneously with the anticoagulation. And when the patient is on these medicine, they should regularly have a dental examination done, so that if there is any infection or dental caries, they can go for treatment so that there is no infection to the valves. So whatever medicines which are available in the market having a high vitamin K, like multivitamin containing lot of vitamin K, should be avoided. And that green leafy vegetables which I told you are also having a high content of vitamin K, they should be avoided or taken in a very less quantity. And any dental procedure in future or any surgical or medical treatment, the patient is having a responsibility to tell the doctor that he is having a heart valve replaced and he is on the warfarin therapy, so that particular measures to be taken while tackling that problems. And in last, a woman who conceives or having a pregnancy while going on with the anticoagulation therapy should immediately come to the clinic and inform the doctor, because people in pregnancy, the anticoagulation drugs will have a bad effects on the fetus, and otherwise also it is having a bad effects on the pregnancy. So one has to maintain all these instructions very carefully in the life, and be in the touch with the medical practitioner or the treating surgeon throughout the life, because this is a problem which is there for throughout the life, and he has to go with the instruction till end of his life.